इसको समझ नहीं है। अच्छा उसको मोबाइल मिल गया भाई। मत दो रोशनी, आदत पड़ जाएगी। पता है पर उसको बहुत टाइम से चाहिए, वो घर पे ले लेगी हमारे। अरे मेरा पीछे शाइनिंग है ना, हाँ वो देख के खुश हो गई। मेरे भाई चले कौन आया सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जी मेरा पेट। सो जी आप लोग के कुछ सवाल थे जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो उनका जवाब दें, बिकॉज वो 2-3 ब्लॉग से इकट्ठे हुए हैं। सो जी मीनाक्षी जोशी जी का सवाल था ये कि बेबी को आप जैसे उठाते हो वैसे अच्छा नहीं लगता, बट उसके पीछे एक रीज़न है। एक्चुअली क्या है, आई नो कि वो ऐसा लगता है कि जैसे लटका रखा है बेबी को और बेबी कंफर्टेबल नहीं है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग आप इसके जो रिएक्शंस है वो देखो। जैसे मैं उसको बाजू पे रखता हूँ, और ये जो पोजीशन है हमें डॉक्टर्स ने सिखाई थी Cloud9 में कि ये पोजीशन बेबी के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है बेबी के लिए। आप उसको इस तरीके से अगर उठाओगे तो बेबी बहुत कंफर्टेबल रहता है और बहुत खुश रहता है। और जब भी ये क्रैंकी होती है, जब भी खुश नहीं है, जब भी इरिटेट हुई है, मैं इसको उस पोजीशन में जब उठाता हूँ तो शी इज़ ऑलवेज वेरी वेरी हैप्पी। ये मैंने बहुत बार इसका ये देखा है कि इसको मज़ा आता है उसमें ना। जितने भी मैंने ऑनलाइन वीडियोस देखे हैं उनमें भी यही आया कि जो वो पोजीशन है उठाने वाली, वो सबसे बेस्ट पोजीशन है फॉर बेबी टू यू नो इफ़ ही और शी इज़ क्रैंकी, तो सबसे बेस्ट पोजीशन है उनको काम डाउन करने की। सो जी अगला सवाल था मोना जोजो का कि आपने जो डेकोरेशन की है, जो आपने फ़ोटोज़ लगाई हैं उसके बाजू में जो आपने क्या है वो फ्लावर्स, जो अपने फ्लावर्स लगाए हैं वो आपने कैसे लगाए हैं? कुछ भी नहीं यार, वो फ्लावर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। उसके अंदर लाइट आती है, तो आप वो लाइट वाले ले लो, नहीं तो आप लड़ी भी ले सकते हो मार्केट से कोई भी, और लड़ी को लाइट वाली है ना, उसको आप फ्लावर्स के अंदर लपेट के आप वहाँ पे टांग दो। मैं आपको दिखा देता हूँ वो हमने कैसे किया है। सो मोना जी ये देख लीजिए, ये इस तरीके से हमने किया। ये जो वॉच है ना, इसके ऊपर हमने ये फ्लावर्स और साथ में जो लाइट है जो इसके साथ ही देखो ये वाली लाइट, इससे एक ओवरऑल बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। आपको मैं ऐसे दिखाता हूँ, थोड़ा अंधेरे में थोड़ी नॉइज़ आ रही है, बर्तन वगैरह साफ़ हो रहे हैं, बट आप ये देखिए। सो दिस इज़ द होल लुक जो आता है। तो आपको ये जो फ्लावर्स हैं ये ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन लेके इसको इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। एक छोटी सी वहाँ पे वो जैसे ये आते हैं ना क्लिप्स, जैसे ये क्लिप लगा हुआ है, ये देखो, ऐसे क्लिप के साथ भी आप वहाँ पे अटैच कर सकते हो, नहीं तो कील लगा दो दीवार में और उसके ऊपर ये फ्लावर्स और ये जो ग्रीन वाला है ये लगा के बीच में आप अपनी लाइट लगा दो। सो जी अगला जो सवाल था वो था रमन भट्ट की ओर से कि आपने बेबी का हेयर कट करवा रखा है या नहीं। जी हमने बेबी का हेयर कट नहीं करवाया अभी तक। हमारे यहाँ पे जो आपका मुंडन के रिवाज होते हैं वो हमारे नहीं होते, तो एज सच कोई मुंडन का रिवाज हमारे यहाँ पे नहीं है। बट ऑब्वियसली आप अगर बेबी के बालों पे थोड़ा सा आप रेजर लगवा दोगे तो वो थोड़े हैवी हो जाएंगे कंपैरेटिवली, जब वो छोटे होते हैं तभी। आगे जाके जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, बड़े लोग बोलते हैं कि आप रेजर मारते हो तो बाल मोटे आते हैं और अगर आप वैक्स कराते हो तो बाल पतले आते हैं। वो एक मिथ है, क्योंकि जब आपके बाल अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं, जब तक तो बेबी छोटा है 1-2 साल, तब तक तो आपके बाल मैच्योर नहीं है ना, तब तक आप लगवाओ उससे फर्क पड़ेगा।
बट जब आपके बाल मेच्योर हो जाते हैं तो बेसिकली रेजर से क्या होता है, वो सीधा कट जाता है ऊपर से, तो जब वो बाहर आता है तो वो एक स्क्वायर शेप में बाहर आता है। और जब आप वैक्स करते हो तो वो थोड़ा पतला बाहर आता है, पर नीचे से स्ट्रैंड इन दी एंड उसका उतना ही आ जाना है जितना था। तो ये एक मिथ है कि रेजर से बाल मोटे आते हैं और वैक्सिंग से पतले रहते हैं। बट हाँ, अगर आपके बेबी हेयर है और वो प्री मेच्योर है, उस पर अगर आप रेजर लगाते हो तो ये जो बालों का जो स्ट्रैंड है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, बिकॉज वो ऊपर से उस हिसाब से कट हो जाता है, तो नीचे से मोटे आने शुरू हो जाते हैं। तो वो एक बेनिफिट है, वो हम करवाएंगे, देखेंगे आगे जाके। बट एज सच कोई हमारे यहाँ पे ऐसा कोई रिवाज जो है वो नहीं है। तो यूज़र VNVM, मैं उनका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा। उनका सवाल था, बेसिकली आप अपना नाम लिख दिया करो यार, अगर कोई क्वेश्चन होता है तो एटलीस्ट अच्छे से आंसर हो जाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आप कुछ बताओ। इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। फुल वीडियो है, उसके अंदर सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है। बट फिर भी जो मोटा मोटा है, जो इजी है, वो मैं आपको वो समझा देता हूँ। वो ये है कि जब आप फास्टिंग करते हो और 10 घंटे से लेके 12 घंटे के बाद आपकी बॉडी के अंदर ऑटोफेजी शुरू हो जाती है बेसिकली, तो आपके जो एनर्जी के लिए आपके जो बैड सेल्स हैं बॉडी में, चाहे वो आपके फैट सेल्स हैं, चाहे वो टॉक्सिन्स हैं, या जो भी आपके फ्री रेडिकल्स बॉडी में घूम रहे होते हैं, उसको बॉडी कंज्यूम करने लग जाती है, उसको बॉडी खत्म करने लग जाती है। तो बड़े लोगों का कैंसर, फैट लॉस, ये वो वगैरह बहुत कुछ लोगों का सॉल्व हो जाता है। कुछ लोग की शुगर ठीक हो जाती है, कुछ लोग का बीपी प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं फास्टिंग के, डाइटिंग के नहीं। डाइटिंग इज़ अ प्रॉब्लम, बट फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप 16 घंटे के करीब फास्ट करते हो तो आपको 4 से 5 घंटे ऐसे मिलेंगे जिसमें आपकी बॉडी आपके जो अंदर का जो आपका गंदगी है उसको कंज्यूम कर लेगी। ये मैं आपको लेमन भाषा में समझा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उसके अंदर प्रॉपरली सारा एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। तो उससे आपका फैट लॉस भी होगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होगी। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कुछ टाइम बाद आपकी जो बॉडी है वो हर चीज को अडेप्ट कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मछली और एक ब्रेड खा रहे हो, आप एक हफ्ता खाओगे, आपको रिजल्ट आएगी, सिर्फ एक फिश और एक ब्रेड, ठीक है। एक हफ्ते के बाद आपकी जो बॉडी है वो उस चीज को अडेप्ट कर लेगी, वो उस चीज के साथ अपने आप को अपना संतुलन बना लेगी, फिर आपका फैट लॉस होना बंद हो जाएगा। जबकि जो बेनिफिट्स हैं, जो इंटरनल बेनिफिट्स हैं, वो आपको मिलते रहते हैं। फैट लॉस बंद हो जाता है क्योंकि बॉडी फैट को बहुत दिमाग से यूटिलाइज करती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने ये करना है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को हफ्ते में 3 दिन करो। फॉर एग्जाम्पल, मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे, है ना, या मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। आप ये हफ्ते में 3 दिन फास्टिंग कर लो या 2 दिन फास्टिंग कर लो, और इसमें आप 16 घंटे फास्ट करो, और बाकी का जो विंडो है उसके अंदर आप अपना मील्स जो है वो कंज्यूम कर लो। ये सिंपल सा फंडा है इसका, इजी से तरीके में मैंने आपको ये समझा दिया। अब आप बोलो कितने से कितने खाना है वो आप देख लो। तो कुछ लोग सुबह 12 से लेके शाम के 8 बजे तक अपनी मील्स कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ लोगों का ये जो साइकिल है वो रात को शुरू होता है। जैसे मैं जब इंटरमिटेंट करता हूँ तो मुझे सारा दिन वो फूड वूड बनाना वगैरह, उसमें मेरे को बहुत इरिटेशन होता है और टाइम कंज्यूमिंग है मेरे हिसाब से। सारा दिन खाना ही बनाते रहते हो या खाते रहते हो, बनाते रहते हो, तो मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रात को कोशिश करता हूँ कि अराउंड 6 बजे से या 4 बजे से मैं अपनी मील्स को कंज्यूम करूँगी। मैं 18 आवर फास्ट करता हूँ, आप 16 से शुरू कर लो। मैं कई बार 20 आवर्स का फास्ट भी करता हूँ। मैं सिर्फ 4 घंटे के अंदर अंदर अपनी 2 मील्स ले लेता हूँ। 18 to 20 आवर्स का मेरा फास्ट होता है। तो कई बार मैं 6 बजे शुरू करके 10 बजे खत्म कर देता हूँ, कई बार मैं 6 बजे शुरू करके 12 बजे खत्म कर देता हूँ, और उसके बाद फिर अगला पूरा दिन मैं फास्टिंग में निकालता हूँ। उसमें मुझे फायदा ये होता है, अगर मुझे कुछ काम जाना है, मीटिंग्स जानी है, तो मुझे खाने का डंटा नहीं है। बट इसमें एक ही चीज़ है, अगर आप इसको रेगुलर करोगे तो आपका फैट लॉस होना बंद हो जाएगा। तो इसको रेगुलर मत करना, इसको ब्रेक दे दे के करना। हफ्ते में 3 दिन करो तो ये कंटिन्यूस आपका चलता रहेगा। कुछ और भी आपके इस तरीके के सवाल हों या किसी भी चीज़ के रिलेटेड सवाल हों तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा, कई बार यूज़र लिखा आ जाता है तो समझ नहीं आता, आप नाम मेंशन कर दीजिए।
मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं किसी के भी काम आ पाऊँ। मैं पहले सारे डाइट और हेल्थ रिलेटेड ही वीडियोस बनाता था, बट विद टाइम वो थोड़ा सा आप शूटिंग वूटिंग पे चले गए और उसके बाद फिर वो एक व्लॉग वाली सीरीज शुरू होगी और व्लॉग वाली चलती रही और मैंने देखा आप लोग को व्लॉग ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बट मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता अगर मैं समाज की आप लोगों की किसी तरीके से हेल्प ना करूं। तो फिर मैं ही सोचा कि हर व्लॉग के अंदर मैं थोड़ा सा या हर 2 व्लॉग छोड़ के मैं थोड़ा सा भी आप लोगों का किसी किस्म से हेल्प कर दूं, तो वो मेरे को एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। थैंक यू।